हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 6 का जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। बच्चों, चैप्टर की शुरुआत में ही कितनी खूबसूरत एक पिक्चर दे रखी है जिसमें हमें सोलर सिस्टम नजर आ रहा है। सन सेंटर में है और कुछ प्लैनेट्स उसके आसपास घूम रहे हैं। तो चलो चैप्टर को समझते हैं। तो लिखा हुआ है, हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। कितना खूबसूरत लगता है सूर्य ढलने के बाद में आसमान को देखना। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। हर कोई हमेशा नोटिस करता है एक या दो ब्राइट डॉट्स शाइन करते हुए स्काई में। Soon you would see the number increasing, और धीरे धीरे आपको स्टार्स के नंबर बढ़ते हुए नजर आते हैं, यानी रात होने तक पूरा का पूरा आसमान स्टार्स से भर जाता है। You cannot count them anymore, और ये इतने अनगिनत होते चले जाते हैं कि आप इनको काउंट भी नहीं कर सकते। The whole sky is filled with tiny shining objects. Some are bright, others dim. यानी इस तरीके से पूरा स्काई भरा हुआ होता है चमचमाते हुए टिमटिमाते हुए तारों से, शाइनी ऑब्जेक्ट से। कुछ बहुत ही ब्राइट होते हैं और कुछ डिम भी होते हैं। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडीड विद डायमंड्स, और ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा का पूरा आसमान डायमंड से भरा हुआ है। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, और हर कोई ऑब्जेक्ट एकदम टिमटिमाता हुआ चमकता हुआ नजर आता है। But if you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as others do. लेकिन अगर आप बहुत ध्यान देंगे, बड़े ध्यान से देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कुछ ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल चमकते नहीं हैं और कुछ बहुत ज्यादा चमकते हैं। They simply glow without any flicker, just as the moon shines. फ्लिकर का मतलब होता है बच्चों टिमटिमाना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हमें समझ में आ रहा है कि कुछ तो मून्स की तरह बिल्कुल शांत रहते हैं, चमकते नहीं हैं, और कुछ स्टार्स की तरह चमचमाते हैं। Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the days. It may, however, appear at different times in different shapes and at different positions. तो इन ब्राइट ऑब्जेक्ट्स के साथ आपने मून को भी बहुत बार हम लोग देखते हैं, और मून हर बार अलग अलग शेप में नजर आता है, अलग अलग जगह पर, अलग अलग पोजीशन पे नजर आता है। कभी कभी मून हमें पूरी तरह से कभी कभी हमें मून बिल्कुल कंप्लीट नजर आता है, फुल मून बन के नजर आता है, और ये महीने में एक बार, ठीक है, एक बार ही ऐसा होता है जब मून हमें फुल नजर आता है। इट इज फुल मून नाइट और पूर्णिमा, और उस फुल मून नाइट को हम लोग पूर्णिमा भी कहते हैं। अ फोर्टनाइट लेटर, फोर्टनाइट का मतलब होता है 2 वीक, यानी 14 दिन के बाद हम लोग कभी भी मून को देख नहीं पाते। यू कैन नॉट सी इट एट ऑल। इट इज अ न्यू मून नाइट और अमावस्या, और 14 दिन के बाद में हम लोगों को मून पूरा नजर नहीं आता है, और वो न्यू मून नाइट होती है, या फिर उसे अमावस्या भी कहते हैं। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज अ क्लियर नाइट, और उस दिन हम देखेंगे कि किस तरीके से नाइट पूरी की पूरी, कोई भी ऑब्जेक्ट्स, ब्राइट ऑब्जेक्ट उसमें नहीं चमकते, और पूरी रात एकदम अंधियारी होती है, ब्लैक होती है। The sun, the moon, and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. तो बच्चों, जितने भी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सन है, मून है, ये शाइनिंग स्टार्स हैं, तो ये सब को हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं, जो स्पेस में हमें नजर आते हैं। Some celestial bodies are very big and hot, और कुछ सेलेस्टियल बॉडी बहुत ही बड़े होते हैं, बहुत ही गर्म होते हैं, जैसे कि सन को ही ले लो। They are made up of gases. They have their own heat and light, which they emit in large amounts. और ये जितने भी सेलेस्टियल बॉडी होते हैं, ये गैसेस के भी भरे होते हैं, इनके अंदर इनकी खुद की हीट होती है, खुद की लाइट होती है, और इस हीट और लाइट को ये एमिट करना यानी बाहर निकालना, ये अपने अंदर से बाहर निकालते रहते हैं। These celestial bodies are called stars. The sun is a star.
तो ये जो बड़ी बड़ी सेलेस्टियल बॉडीज होती है इन्हें हम स्टार्स कहते हैं और सन भी एक स्टार है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों एग्जाम में कि सन क्या है, तो सन इज अ स्टार जो खुद एक गैसेस से बना हुआ है, उसकी खुद की हीट भी होती है और लाइट भी होती है। Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun. जितने भी अनगिनत तारे हमें रात को नजर आते हैं ये बिल्कुल सन की तरह होते हैं, but we do not feel their heat or light and they look so tiny because they are very very far from us. और सन की तरह ही होते हैं, लेकिन फिर भी आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि हमें गर्मी क्यों नहीं लगती, इनकी लाइट बहुत ज़्यादा फील क्यों नहीं होती। तो ये इसीलिए फील नहीं होती बच्चों क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर होता है हमारे प्लानेट अर्थ से। हमारे प्लानेट अर्थ के पास में सन है, इसीलिए हमें सिर्फ सन की लाइट और हीट फील होती है। बच्चों यहाँ पे साइड में आपको नजर आ रही है एक एक्टिविटी दी हुई है, लेट्स डू। यहाँ पे कुछ नहीं, एक एक्टिविटी बता रखी है कि आप एक प्लेन पेपर ले लो, प्लेन पेपर के अंदर छोटे छोटे छेद कर लो, पूरे के पूरे कमरे के अंदर अंधेरा कर लोगे और टॉर्च से आप उस पेपर के पीछे टॉर्च जला दोगे तो आपको पूरे रूम में सोलर सिस्टम जैसी, आसमान जैसी एक इफेक्ट मिलेगी, छोटे छोटे तारों की जैसे टिमटिमाता हुआ कमरा नजर आएगा। तो इस तरह की एक ये एक्टिविटी दे रखी है जो बच्चों को बहुत ही पसंद आती है। अब पढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ पे एक पिक्चर है, एक लड़की है और ये कुछ स्टार्स हैं। तो ये क्या कहना चाहता है आगे देखते हैं। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. आपने जरूर नोटिस किया होगा कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को जब हम दूर से देखते हैं तो वो हमें बहुत छोटे नजर आते हैं। How small an aeroplane looks when it is flying at a great height. कितना छोटा नजर आता है हमें एरोप्लेन जब हम उसे दूर ऊंचाई पे उड़ते हुए देखते हैं, लेकिन असल में तो बहुत बड़ा होता है। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. These are called constellations. यानी जब आप रात को देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टार्स आपस में कुछ पैटर्न बना देते हैं, कुछ फिक्स्ड पैटर्न, और इन्हीं पैटर्न को ध्यान देकर जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, जो हमारे हाथ वगैरह देखते हैं, हमारा नसीब वगैरह देखते हैं, वो इन स्टार्स की मदद से ही अपना गणित बिठाते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से आपके राशि भविष्य होगा। तो इन स्टार्स की जो पैटर्न्स होते हैं बच्चों, इन्हें हम कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं। तो कॉन्स्टेलेशन की डेफिनेशन भी 1 मार्क की आ जाती है एग्जाम में। उर्सा मेजर और बिग बियर, उर्सा मेजर या फिर बिग बियर एक ऐसा ही कॉन्स्टेलेशन है। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टेलेशन इज द सप्तऋषि। तो सबसे आसानी से पहचान में आ जाने वाला एक कॉन्स्टेलेशन है, तारों की अरेंजमेंट है, जिसे हम सप्तऋषि भी कहते हैं। और ये 7 स्टार्स आपस में साथ में एक जगह पर हमें दिखाई देते हैं, उन्हें हम सप्तऋषि कहते हैं। यहाँ पे आपको फिगर 1.1 में ये दिया हुआ है, देखिए। That forms a part of Ursa Major constellation, और ये उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन का एक पार्ट भी कहलाता है। Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellations in the sky. तो अपने आसपास जो भी आपके बड़े हैं उनसे आप ये चीज़ें पूछ सकते हैं। घर में कोई बुजुर्ग है तो उनसे भी आप कह सकते हैं कि वो आपको और भी ज़्यादा जानकारी दे अगर उन्हें पता है तो इस बारे में। In ancient times, people used to determine directions during the night with the help of stars. और पुराने ज़माने में लोगों के पास में कोई डायरेक्शन के लिए कुछ था नहीं, कोई इंडिकेटर्स नहीं होते थे, तो वो लोग स्टार्स की मदद से अपना रास्ता तय करते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थर्न डायरेक्शन, और ये बहुत फेमस नॉर्थ स्टार है, वो हमेशा लोगों को नॉर्थ डायरेक्शन बताने में मदद करता था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, और ये नॉर्थ स्टार को हम पोल स्टार के नाम से भी जानते हैं। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, और वो हमेशा स्काई में एक ही पोजिशन पे रहता था, तो पता लगाना बहुत आसान है फिर डायरेक्शन का। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। तो हम लोग ये जो हमारा पोल स्टार है इसकी पोजीशन इस तरीके से सप्तऋषि के जो स्टार्स हैं अगर वो एक ही लाइन में पॉइंट कर रहे हैं तो ये देखो, इसको हम ऐसे करके समझ सकते हैं। दिख रहा है ना आपको किस तरीके से ये बच्ची स्टार्स की पोजीशन से देख पा रही है।
If an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star. अगर हम एक imaginary line बना लें अपने दिमाग में सप्तऋषि की टेल से और उसको जोड़ दें तो हमें pole star नजर आ जाएगा. Some celestial bodies do not have their own heat and light. और ये जो कुछ celestial bodies हमें नजर आती हैं आसमान में, इनकी खुद की हीट भी नहीं होती और लाइट भी नहीं होती. They are lit by the light of the stars. और ये जो हमें जरा भी दिखते हैं नजर आते हैं तो ये सिर्फ स्टार्स की लाइट के कारण नजर आते हैं. Such bodies are called planets. और ऐसी बॉडीज को हम planets कहते हैं. The word planet comes from the Greek word plantei, which means wanderers. Plantei का मतलब होता है wanderers, यानी आसपास घूमने वाले. The earth on which we live is a planet. हम जिस अर्थ पे रहते हैं वो भी एक planet है, एक ग्रह है. It gets all its heat and light from the sun. और हमारे सबसे करीबी स्टार कौन है बच्चों? तो हमारे सबसे करीबी स्टार है सन. और हम एक ऐसी अर्थ पे रहते हैं जो सेलेस्टियल बॉडी है और उसकी कोई भी खुद की लाइट नहीं है, खुद की हीट नहीं है, तो ये अपनी लाइट और हीट सन से लेता है. If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. अगर हम अर्थ को दूर जाकर बिल्कुल मून के जैसे दूर जाकर या मून पर जाकर देखेंगे तो हमें अर्थ भी बिल्कुल मून के जैसे नजर आएगा चमकता हुआ. The moon that we see in the sky is a satellite. हम जिस मून को आसमान में देखते हैं वो खुद भी एक सैटेलाइट है. It is a companion of our earth and moves around it. और ये अर्थ का साथी है और अर्थ के साथ मूव करता रहता है अर्थ के आसपास. Like our earth, there are 7 other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their moons too. बिल्कुल हमारे अर्थ की तरह ही 7 और प्लैनेट्स हैं, यानी टोटल 8 प्लैनेट्स हैं जिनको अपनी लाइट, हीट ये सब सन से मिलती है. और उनके पास में भी उनकी सैटेलाइट्स हैं जिनको हम उनके मून कहते हैं. देखो बच्चों यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दे रखा है. जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स. जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस के पास में रिंग्स हैं, उनके आसपास रिंग बनी हुई है. दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डर्बीज. और छोटी जो रॉक्स टाइप होते हैं डर्बीज, उसकी ये बेल्ट है. These rings may be seen from the earth with the help of powerful telescopes. और हम बड़े पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से इन रिंग्स को भी देख सकते हैं. तो कौन से 3 प्लैनेट्स के पास में रिंग्स होती है ये याद रखना, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस. ये काफी सारी एग्जाम्स में आ जाता है बच्चों. इसके बाद है बच्चों द सोलर सिस्टम. तो ये हम सोलर सिस्टम किसको कहते हैं ये डेफिनेशन एग्जाम में हमेशा आती है. The sun, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids. तो सोलर सिस्टम हम सन को, 8 प्लैनेट्स को, उनकी सैटेलाइट्स को और कुछ और बड़ी बड़ी सेलेस्टियल बॉडीज जैसे अलग अलग स्टार्स हो गए, एस्टेरॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स को मिलाकर सोलर सिस्टम कहते हैं. तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही खूबसूरत पिक्चर बुक में दे रखी है बच्चों. बहुत ही खूबसूरत पिक्चर में देखो हमें अलग अलग प्लैनेट्स नजर आ रहे हैं. तो ये सबसे पहले हमारे पास में सन है, सन के पास में मर्क्यूरी के बाद में वीनस, फिर अर्थ, मार्स. और बच्चों ये एस्टेरॉइड बेल्ट आपको नजर आ रही है बीच में. मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्टेरॉइड बेल्ट नजर आ रही है. तो ये एस्टेरॉइड और मीटेरॉइड्स क्या होते हैं ये अभी हम आगे देखते हैं. यहाँ पे सबसे पहले एक फैक्ट दिया हुआ है, वो फैक्ट देखते हैं. Do you know Sol in Roman mythology is the sun god. Solar means related to the sun. यानी सोल का मतलब होता है रोमन माइथोलॉजी में सन गॉड, सूर्य भगवान. और सोलर का मतलब होता है सन से रिलेटेड जो भी है, तो वो सब सोलर फैमिली का एक हिस्सा हो गए. इसीलिए हम इसे सोलर सिस्टम कहते हैं. Write down as many words using the word solar on your own as you can. यानी अब आप सोलर का यूज करके, सोलर वर्ड का यूज करके और भी जो शब्द आपके दिमाग में आ रहे हैं आप उन्हें बना सकते हैं. जैसे कि सोलर कुकर हो गया, सोलर बल्ब हो गया. तो सोलर सिस्टम जो है हमारा सन, फिर सेलेस्टियल बॉडीज, प्लैनेट्स, इन सबको मिला के बना है. इट फॉर्म्स द सोलर सिस्टम. वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड. तो सोलर फैमिली का हेड हमने सन को मान लिया है.
अब चलो सन के बारे में जानते हैं। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। तो बच्चों सन बहुत ही ज्यादा गर्म गैसेस का बना हुआ है और बहुत बड़ा है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। और ये पुलिंग फोर्स मतलब ये सभी को अपनी तरफ पे खींच के, बाइंड का मतलब पकड़ के खींच कर रखता है सोलर सिस्टम में। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। और सन एक बहुत जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है लाइट का और हीट का। अगर एक भी दिन सन नहीं निकलता है, सूरज नहीं निकलता है, या फिर बादल छाए रहते हैं तो भी धूप नहीं गिरती है, और बिना धूप के ना पेड़ पौधे अपना खाना बना पाएंगे, ना हम कपड़े सुखा पाएंगे, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। But that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us. और इतना हीट हमें ज़्यादा फील नहीं होता है क्योंकि हमसे वो बहुत दूर है, हमसे वो 150 मिलियन किलोमीटर अवे है। तो इस कारण हमें बहुत ज़्यादा उसकी लाइट फील नहीं हो पाती। प्लैनेट्स, तो अब देखो 8 तरह के प्लैनेट्स हैं और उनको याद करने की कुछ एक बहुत अच्छी ट्रिक दे रखी है, तो चलो उसको देखते हैं। There are 8 planets in our solar system in order of their distance from the sun. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बना रखी है। My very efficient mother just served us nuts. तो मेरी प्यारी मम्मी ने अभी हमें नट्स सर्व किए। देखो इसमें फर्स्ट हमें जो अल्फाबेट है वो हमें याद दिलाएंगे कि अलग अलग प्लैनेट्स के नाम क्या है, और सन के जो सबसे करीब होगा उसके हिसाब से हमने ये नाम रखे हुए हैं। तो देखो माई वेरी, माई मतलब मर्क्यूरी, वेरी मतलब वीनस, ई मतलब अर्थ, एम मतलब मार्स, जे मतलब जुपिटर, एस मतलब सैटर्न, यू मतलब यूरेनस और एन मतलब नेपच्यून। तो इस तरीके से आपको ये याद करना है। अब देखो ये वर्ड कहाँ से आए, तो कौन से वर्ड की बात हो रही है। Many words used in a language may have been taken from other language. बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो हम दूसरी लैंग्वेज से या दूसरी भाषा से हम सीखे होते हैं या लाए होते हैं। जैसे जियोग्राफी, for example, an English word, it has its origin in Greek, which relates to the description of the earth. ज्योग्राफी हमने ग्रीक लैंग्वेज से उठाया है ये शब्द, और इसका कुछ मतलब होता है। जी मतलब अर्थ एंड ग्राफिया मतलब राइटिंग। हम अर्थ के बारे में जो जो चीजें जानते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, तो इस हिसाब से हमने ज्योग्राफी बनाई है। देखो जियो प्लस लॉजी मतलब स्टडी ऑफ अर्थ, जियो प्लस मैट्री मतलब मेजरमेंट ऑफ अर्थ, जियोइड, जियोइड मतलब रिजेंबलिंग द शेप ऑफ और फॉर्म्स ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के अलग अलग फॉर्म की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। All the 8 planets of the solar system moves around the sun in fixed path. ये जितने भी 8 planets है बच्चों, ये एकदम फिक्स्ड पाथ यानी एकदम फिक्स्ड रास्ते पर ही सन के आसपास घूमते रहते हैं, और उन फिक्स्ड पाथ को हम लोग कहते हैं they are called orbits. Mercury is nearest to the sun. It takes only about 88 days to complete one round along its orbit. और मर्क्यूरी सबसे करीब है सन के, सन एक स्टार है और 88 डेज में सन का पूरा एक चक्कर लगा देता है। Venus is considered as Earth's twin because its size and shape are very much similar to that of Earth. और वीनस को हम अर्थ का जुड़वा भी कहते हैं, अर्थ का ट्विन भी कहते हैं, क्योंकि इसकी साइज और शेप लगभग लगभग अर्थ के बराबर है। फिर आगे देखते हैं बच्चों, टिल रिसेंटली यानी 2006 तक हम प्लूटो को भी, यानी पहले 9 प्लैनेट्स हम मानते थे, प्लूटो को भी हम एक प्लैनेट कंसीडर करते थे। लेकिन एक बार इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की मीटिंग हुई, तब उन्होंने डिसीजन लिया कि प्लूटो को हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट में काउंट कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही छोटा डार्क प्लैनेट है। डार्क मतलब बौना, बहुत छोटा। तो अब छोटा प्लैनेट कब होता है, जब वो बहुत दूर चला जाता है। तो ये माना गया है कि प्लूटो धीरे धीरे अपनी एक्सिस से बहुत दूर निकल गया है, तो हमने उसको सोलर सिस्टम से बाहर कर दिया है। अब बात करते हैं हमारे प्यारे अर्थ की, जहां हम सब रहते हैं। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अर्थ तीसरा प्लैनेट है जो
सन के सबसे करीब है। इन साइज इट इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट, और अगर हम साइज के हिसाब से समझे तो ये 5वें नंबर का लार्जेस्ट प्लैनेट है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, और ये पोल्स के यानी ऊपर नीचे से थोड़ा सा फ्लैट है, यानी हम इसको अंडे जैसा शेप भी समझ सकते हैं थोड़ा थोड़ा। That is why its shape is described as a geoid. Geoid means an earth-like shape. Conditions favorable to support life are probably found only on the earth. यानी जिंदा रहने के लिए जो जो कंडीशन चाहिए, हमें हवा चाहिए, पानी चाहिए, ये सब सिर्फ अर्थ पे ही पॉसिबल है। The earth is neither too hot nor too cold. और अर्थ बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं है। It has water and air which are very essential for our survival. अर्थ बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, ठंडा नहीं है, उसके पास पानी है, हवा है, जो किसी भी व्यक्ति के जिंदा रहने के लिए काफी है। The air has life supporting gases like oxygen. Because of these reasons, the earth is a unique planet in the solar system. तो बच्चों, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखा गया है कि अर्थ को क्यों यूनिक प्लैनेट कहा जाता है, तो इसके पास में वो फेवरेबल कंडीशंस है जो हमें अभी तक दूसरे प्लैनेट्स पे नहीं दिखाई दी है। यहाँ पे देखो हमें कुछ एक फैक्ट बताया है। डू यू नो लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट जो है 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में ट्रैवल कर लेती है। Yet even with this speed, the light of the sun takes about 8 minutes to reach the earth. इस तरह से इतनी स्पीड से आने के बावजूद भी सन से अर्थ तक आने के लिए सनलाइट को 8 मिनट लग जाते हैं अर्थ तक पहुंचने के लिए। तो from the outer space the earth appears blue because its 2/3 surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. और बच्चों, जब हम स्पेस में से अर्थ को देखते हैं तो अर्थ हमें ब्लू नजर आती है, क्योंकि अर्थ का 2/3 हिस्सा पानी से कवर्ड है। हमारे पास में बड़े बड़े ओशियंस है, पैसिफिक ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, ऐसे बड़े बड़े ओशियंस हैं, इसके कारण हमें अर्थ ब्लू नजर आती है। अब देखते हैं मून के बारे में। Our Earth has only one satellite. हमारे अर्थ के पास सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, that is the moon, और उसे हम मून कहते हैं। Its diameter is only 1/4 that of the earth, और अगर हम इसका डायमीटर चेक करें तो ये बस 1/4 जितना है अर्थ के। It appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies. और ये हमें बड़ा इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि ये दूसरी celestial bodies से काफी करीब है हमारे अर्थ के। It is about 3,84,400 किलोमीटर अवे, और ये सिर्फ 3,84,400 किलोमीटर अवे है अर्थ से। Now you can compare the distance of the earth from the sun. तो अभी हमने देखा कि 8 मिनट में 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से लाइट ट्रैवल करती है सन से अर्थ की तरफ, और यहाँ पर देखो इतना सही डिस्टेंस है। तो ये दोनों के डिस्टेंस को आप जरा कैलकुलेट कर लो कि सन ज्यादा पास है या मून। तो ऑफ कोर्स मून ज्यादा पास है। द मून मूव्स अराउंड द सन in about 27 days. It takes exactly same time to complete one spin. और मून को पूरा अर्थ के इर्द गिर्द घूमने के लिए एक चक्कर लगाने के लिए पूरा का पूरा उसको 27 डेज लगते हैं, और इससे पूरा एक ही चक्कर काट लेता है अर्थ के। Only one side of moon is visible to us on the earth. और इस पूरे स्पिन के दौरान हमें मून का बस एक ही साइड नजर आता है। The moon does not have conditions favorable for life. It has mountains, plains and depressions on its यहाँ पे देखो सैटेलाइट्स भी दे रखी हैं। On its surface, these cast shadows on the moon's surface. Look at the full moon and observe the shadows. तो बच्चों देखो, अगर हम मून के सरफेस को देखें तो गड्ढे उस पे नजर आते हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं कि मून के अंदर हम ऐसे कह देते हैं कि चांद में दाग है, चांद में दाग है। तो बच्चों वो दाग नहीं है, दरअसल चांद के सरफेस पे बहुत सारे बड़े बड़े गड्ढे होते हैं जो हमें ऐसे नजर आते हैं जैसे कि चांद में दाग है। तो यहाँ पे देखो एक बहुत ही प्यारा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट दे रखा है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 20 जुलाई 1969। नील आर्मस्ट्रॉन्ग
पहले मतलब इंसान थे जिन्होंने मून के सरफेस पे अपने कदम रखे थे 20 जुलाई 1969 को। अब आपको ये पता लगाना है क्या कोई और इंडियन गया है मून के ऊपर। A satellite is a celestial body that moves around the planets in the same way as the planets move around the sun. और सैटेलाइट भी बिल्कुल उसी तरीके से प्लानेट के चक्कर काटती है जैसे प्लानेट सन के चक्कर काटता है। A human-made satellite is an artificial body. It is designed by scientists to gather information about the universe or for communication. It is carried by a rocket and placed in the orbit around the Earth. Some of the Indian satellites in space are INSAT, IRS, EDUSAT, etc. तो बच्चों इस पिक्चर में कितना क्लियरली हम लोग देख पा रहे हैं कि रॉकेट जो है वो सैटेलाइट को कैरी करके और एक फिक्स्ड पाथ में प्लैनेट के इर्द गिर्द छोड़ देता है और ये सैटेलाइट कंटिन्यूअसली प्लैनेट के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इसी के कारण हम लोग सैटेलाइट फोन्स यूज कर पाते हैं, हम लोग चैनल्स देख पाते हैं, कम्युनिकेशन कर पाते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है सैटेलाइट्स, मैनमेड सैटेलाइट्स इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। What do animals and plants require in order to grow and survive? तो यहाँ पे एक आपके लिए क्वेश्चन भी है कि प्लांट्स और एनिमल्स को क्या चाहिए सरवाइव करने के लिए। तो हमें प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पता है, उन्हें वाटर चाहिए, एयर चाहिए, सनलाइट चाहिए, तो इस तरीके से वो ग्रो कर पाएंगे। अब बारी है एस्टेरॉइड्स की। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज व्हिच आल्सो मूव अराउंड द सन। प्लैनेट्स, स्टार्स, सैटेलाइट्स, इनको छोड़कर और भी न्यूमरस बॉडी हैं, छोटे छोटे बॉडीज है जो प्लैनेट जितने बड़े तो नहीं है, सैटेलाइट के जितने या उससे भी छोटे हैं, तो ये भी सन के आसपास घूमते रहते हैं और इन्हें हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं। They are found between the orbits of Mars and Jupiter. और ज्यादा से ज्यादा ये हमें मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में नजर आते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पे आपको पिक्चर दे रखी है, ये पूरी की पूरी यहाँ पे एस्टेरॉइड बेल्ट्स है। तो यहाँ पे हमें एस्टेरॉइड बेल्ट नजर आ रही है। देखो किस तरीके से मार्स और जुपिटर के बीच में ये एस्टेरॉइड बेल्ट बनी हुई है। Scientists are of view that asteroids are parts of a planet which exploded many years back. तो साइंटिस्ट जो है उन्होंने एक अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो कुछ नहीं, वो छोटा छोटा हिस्सा है, टुकड़े हैं। जब प्लैनेट्स एक्सप्लोड हुए होंगे यानी कि टूटे होंगे या उनमें ब्लास्ट हुआ होगा तो उससे क्रिएट हुए छोटे छोटे हिस्से हैं। इसके बाद है मीटेरॉइड्स। The small pieces of rock which move around the sun are called meteoroids. तो ये छोटे छोटे रॉक के पीसेस होते हैं जो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं और ये मीटेरॉइड्स कभी कभी अर्थ के पास भी आ जाते हैं और अर्थ से टकरा भी जाते हैं। During this process, due to friction with the air, they got heated. और कभी कभी फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण ये जल भी जाते हैं। It causes a flash of light sometimes. A meteor without being completely burned falls on the earth and creates a hollow. और कभी कभी फ्रिक्शन नहीं भी हो पाता है और फ्रिक्शन हो भी जाता है तो ये सीधे के सीधे अर्थ के अंदर आकर गिर जाते हैं। Do you see a whitish broadband? और आपको यहाँ पे एक whitish broadband नजर आ रहा है क्या? यहाँ पे एक व्हाइटिश ब्रॉडबैंड हमने अक्सर अपने आसमान में देखा है। एक व्हाइटिश यानी सफेद कलर का कोई एक ब्रॉडबैंड पट्टे तरीके का आसमान में नजर आता है। लाइक अ व्हाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट। कभी कभी हमने देखा है रात के समय में जब बहुत सारे तारे होते हैं तो एकदम सफेद पट्टा आसमान में। एक्चुअली में इट इज अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स और ये बहुत सारे स्टार्स का एक पूरा का पूरा झुंड है। This band is the Milky Way galaxy और इसे हम मिल्की वे गैलेक्सी भी कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं हिंदी में। Our solar system is a part of this galaxy और हमारा सोलर सिस्टम इसी गैलेक्सी का एक हिस्सा है।
In ancient India, it was imagined to be a river of light following in the sky. और पुराने समय में भारत में ये माना जाता था कि ये आकाश के अंदर कोई नदी है जो बह रही है, और उसी का नाम दिया गया था आकाश गंगा. A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. और गैलेक्सी एक बहुत बड़ा हम सिस्टम मानते हैं जिसके अंदर क्लाउड्स हैं, गैसेस हैं और डस्ट हैं. There are millions of such galaxies that make the universe. और ये कहा जाता है कि इस दुनिया में millions of galaxies हैं और ये पूरा का पूरा यूनिवर्स का एक हिस्सा है. It is difficult to imagine how big the universe is. और ये समझ पाना बहुत ही मुश्किल है कि यूनिवर्स कितना बड़ा होगा. Scientists are still trying to find out more and more about it. और अभी भी बहुत सारे वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं इसके बारे में और भी ज्यादा नॉलेज इकट्ठी करने की. We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe. और हम इसके बारे में और तो कुछ नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं कि आप और मैं इस यूनिवर्स का एक बहुत ही प्यारा हिस्सा है. तो बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है. अगर आपको वीडियो मेरी समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल नॉलेज इज विजडम. थैंक यू.